हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग रोटेशनल मोशन सीखने वाले हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन का एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग टॉपिक वाइज सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें मैं रिजिड बॉडी में और सेंटर ऑफ मास के बारे में, इन दोनों के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इन दोनों के बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे, सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है वो रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 में बस दो ही कॉन्सेप्ट होगा, रिजिड बॉडी क्या होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रोटेशनल मोशन है ये क्या होता है एक्चुअली। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में या फिर लास्ट अब तक की जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन में क्या था कि कोई एक बॉडी है जो कि जस्ट एक पॉइंट मास का बॉडी है और वो रोटेट कर रहा था किसी एक रेडियस के अलावा। कोई सेंटर है, सेंटर से कुछ आर लेंथ का कोई रेडियस होगा। लेट्स से कि कोई अगर स्टोन है, अगर आपके पास स्टोन को आपने थ्रेड में बांधा और उसको रोटेट करना चालू किया, देन वहां पे सर्कुलर मोशन था। लेकिन जब रोटेशन मोशन आता है तो रोटेशन मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये रिजिड बॉडी क्या है। तो दोस्तों, अभी मैं अगले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ कि रिजिड बॉडी क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूलेज है क्या कुछ, वो सब बताऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं अभी बात कर रहा था रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी, ठीक है, एक ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज कुछ चेंज ना हो किसी भी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो आप डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पे, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल which does not change its shape under influence of ordinary external force। ठीक है दोस्तों, तो इतने में क्या समझ रहा है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर आप कंबाइन करते हो और एक कोई बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक बॉडी बनता है पार्टिकल्स को कंबाइन करके, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर ऑर्डिनरी फोर्स का, जो ऑर्डिनरी से कोई अगर फोर्स उस पर लगाया तो उसके शेप के ऊपर, उसके साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे हम बोलते हैं रिजिड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो इंसान जो है बहुत रिजिड है, वो दिल का बहुत कठोर है। तो कठोर मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो बहुत रिजिड है, बहुत ऐसा कोई भी चीज का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो बॉडी होगा, एक बॉडी, उस बॉडी के ऊपर कोई ऑर्डिनरी फोर्स अगर हमने लगाया तो उसके ऊपर कोई उसके शेप में या साइज में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। और उसमें एंड देखो यहाँ पे दूसरा एक और स्टेटमेंट क्या है, उसमें साथ में वो पढ़ते हैं पहले, एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आज कल परसों, कभी भी उस जो दो पार्टिकल होंगे, लेट्स से कि एक सिस्टम होता है, कोई बॉडी बनने के लिए बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उसमें। जैसे आपका इंसान का बॉडी अगर लिया आपने, तो इंसान का बॉडी एक सिंगल पार्टिकल से तो बना नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल है। अगर लेट्स से कि आप किसी टेबल पे अगर अपना बुक रख के पढ़ रहे हो, तो टेबल में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो वो सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करके वो क्या बना है, एक टेबल बना है। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आए तो एक रिजिड बॉडी बना है। अब दोस्तों, अगर आप ट्राई करोगे कि आपका जो टेबल है, उस टेबल पे अगर आप एक हाथ मारा, ऐसे मान के चलो आपने एक हाथ मारा, तो क्या उसका शेप चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या कि भाई हमारा जो टेबल है वो क्या है, रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी में का डेफिनेशन हमने क्या देखा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसके ऊपर कोई ऑर्डिनरी फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस ना हो मतलब क्या कि उसके शेप में, उसके साइज में, किसी भी चीज में कोई फर्क ना पड़े। दूसरा और क्या होना चाहिए, तो एक पार्टिकल, जो एक बॉडी है, जैसे एक मैंने एग्जांपल किसका दिया, तो एक टेबल का। एक टेबल में बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, तो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, वो जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या बताइए, यूनिवर्स में परफेक्टली रिजिड बॉडी नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो 100% ऐसा हो कि कैसा भी फोर्स हमने लगाया तो वो सह जाए। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि नो बॉडी इन यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड। मतलब कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो परफेक्ट रिजिड बॉडी हो, जिसके ऊपर ऐसा दूसरे किसी फोर्स का कोई
इम्पैक्ट ही ना हो, तो ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। देन नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के बारे में जब बात करूं तो यहाँ पे बाजू में एक डायग्राम दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि कोई तो भी एक नॉर्मल सा बॉडी है, उस नॉर्मल से बॉडी वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो उसका कोई ओके अभी रोटेट कर रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा था, देन वहां पे क्या था, एक सेंटर था। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है रोटेशन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या कि जैसे आप इमेजिन करो कि आपके घर का जो दरवाजा है, ठीक है दोस्तों, तो दरवाजा क्या है, डोर आपका एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी को हम क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं तो एक हाफ सर्कल में वो रोटेट होता है, या फिर क्लोज करते वक्त क्या करते हैं, वो रोटेट होता है। तो जो आपका जो डोर है वो जिस चीज से लगा हुआ है, जिस चीज से जो एक वर्टिकल एक सपोर्ट मिल रहा है उसको, जिसमें जो हिंजेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो होता है दोस्तों। मतलब उस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो मैंने अभी आप क्या बताया आपको कि एक बॉडी में, एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपका जो टेबल है, उस टेबल में बहुत सारे पार्टिकल है, तो मान के चलो एक टेबल का पार्टिकल हमने चूज किया, जैसे कि ए पॉइंट पे ए टेबल एक पार्टिकल, जैसे ये एक बॉडी है, तो मैं बोल एक पॉइंट पे ये, अभी मैंने यहाँ पे जो पॉइंट ये इस कलर से जो डार्क किया वो एक पॉइंट है मेरा, जो कि एक पार्टिकल है। सेकेंड पार्टिकल मेरा इधर है, ठीक है, जो सेकेंड पार्टिकल में जो रेड से कर रहा है वो हुआ मेरा। अभी मैंने एक परफेक्ट रिजिड बॉडी से या फिर कोई रिजिड बॉडी से मैंने दो पार्टिकल सिलेक्ट किए, और दोनों पार्टिकल का अभी मैं देखूं तो डिस्टेंस मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अभी बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मेरा, और इससे इतने डिस्टेंस पे ये है, और दूसरा ये इतने डिस्टेंस पे है, कुछ r डिस्टेंस, ये r1 है, ये r2 है, दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। मतलब क्या कि दोनों का अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो इसको वेलोसिटी भी इसका अलग अलग होगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको सोलर सिस्टम का एग्जांपल दूंगा। जैसे देखो, अगर आप सोलर सिस्टम देखते हो, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लैनेट उसके पास में है, हाँ, जो प्लैनेट सन के पास में है वो जल्दी अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है। लेकिन जो जैसे प्लूटो हो गया, प्लूटो क्या है, बहुत दूर है, तो उसको रिवॉल्व करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी का भी इफेक्ट होता है। मतलब क्या कि हो सकता है अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा हो तब जाकर के थोड़ा बहुत कोप अप कर पाएगा वो। तो इस तरह से होता है क्या कि अगर एक ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल अगर एक बॉडी है, उस बॉडी के अगर ज्यादा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं तो सबका वेलोसिटी सेम नहीं होता। तो इसीलिए रोटेशन समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वी आई एक वेरिएबल लिया है। वी आई क्या है आपका, तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ मास m। मतलब कोई मास एम आई होगा, मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास एम आई है, उसका वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, देन आर आई मैंने लिया है। आर आई में मैंने क्या लिया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। तो जो पार्टिकल जिसका मास मैंने एम आई लिया था, उसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मैंने लिया है आर आई। अभी भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि पहले एक ओरिजिन आपको समझना पड़ेगा। ओरिजिन क्या होता है, जहां पे हमारा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम उसे ओरिजिन मानते हैं जनरली। जैसे इस फिगर में बता देखो आप, यहाँ पे ओ मैंने क्या दिया, ओरिजिन दिया है, जो हमारा मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जिसको रेफरेंस पॉइंट माना है उसके हमने ओरिजिन बोला है। तो उस ओरिजिन से जो ith पार्टिकल है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ith पार्टिकल। तो जो ith पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का जो लेंथ है, कहां से, ओरिजिन से लेकर के ith पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उससे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एम आई के लिए उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर आई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कैपिटल आर आई दिया है मैंने। कैपिटल आर आई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी देखो, ये मैंने ये पॉइंट क्या लिया, मैंने एम लिया, तो ये इसका ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे कैपिटल आर आई लिया मैंने। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई है। तो ऐसा एक मोशन अगर होता है रोटेशन में कि कोई एक पार्टिकल होगा, ith पार्टिकल जिसका मास एम आई होगा, उसका वेलोसिटी वी आई होगा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर उससे आर आई होता है,
और ये आर वी कुछ भी एक नंबर भी हो सकता है। प्रैक्टिकल केस में मैं यहाँ पे जनरल केस ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने वेरिएबल से उसको डिनोट किया है। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर केस ले रहे हो तो उसे कांस्टेंट दे सकते हो दोस्तों। तो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ये रिलेशन दिखाना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल चूज किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशन मुझे क्या दिखाना था वो देखो यहाँ पे, ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। अभी देखो एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता, v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर सेम ओमेगा से मूव कर रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी है, देन मैंने आपको रिलेशन क्या बताया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर डॉट ओमेगा। हाँ, अभी देखो ये कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या करेगा भाई, तो v करेगा वेरिएबल, नहीं तो r करेगा। r क्या है आपका, तो रेडियस है। रेडियस क्या था, तो परपेंडिकुलर लेंथ। तो अगर r देखो अगर r i ज्यादा होता है तो v को भी ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अगर r कम हो रहा है देन v भी कम होना पड़ेगा। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में उस बॉडी का जो रिजिड बॉडी है उसका हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूवमेंट करता है। लेकिन उसका अगर लीनियर वेलोसिटी देखा हमने और उसका परपेंडिकुलर लेंथ देखा हमने, जो कि उसका रेडियस है, तो वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस आपको यहाँ पे इतना देखना है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, जो है आपका सेंटर ऑफ मास दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर हम लोग आ चुके हैं सेंटर ऑफ मास की तरफ। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, जैसे आप सिंपल सा जो 3 वर्ड का जो एक फ्रेज है ये सेंटर ऑफ मास, इसका मीनिंग समझिए। सेंटर मतलब क्या होता है, किसी चीज का दो अगर पार्टिकल, दो चीज का सेंटर मतलब उसके बीच में। ठीक है, ऑफ मास मतलब दो मास को बैलेंस करने के लिए जो सेंटर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, 2 मास लिया है, एक लिया है m1, दूसरा लिया है m2। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो मेरा यहाँ पे q जो पॉइंट है, ये q पॉइंट मेरा क्या है, तो ये मेरा ओरिजिन है। देखो दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ बताया कि लेट r1 r2 डॉट 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 rn बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्री ओरिजिन q एज शोन इन फिगर। मतलब q क्या है आपका, यहाँ पे ओरिजिन है, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 r2 r3 डॉट 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 rn क्या हो सकता है, तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखिए दोस्तों, द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन स्पेस। क्या है दोस्तों, इट्स अ पॉइंट इन स्पेस। कोई स्पेस है, एक नॉर्मल सा स्पेस है। स्पेस मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई दो पॉइंट रखा हो उसके बीच में कोई स्पेस हो सकता है, तो वो क्या है, इट्स अ पॉइंट इन स्पेस। अब मैं दोस्तों बताऊं कि हर पॉइंट के लिए एक, अगर वहां पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं उसको देख रहा हूं, कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, तो हर पॉइंट के लिए मेरे पास क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, इट्स अ पॉइंट इन स्पेस, मतलब उसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, वो क्या होगा, वो देखो, सो दैट, क्या सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट्स अ पॉइंट इन स्पेस सो दैट मोमेंट ऑफ मास। अब मोमेंट ऑफ मास क्या होता है दोस्तों, तो मोमेंट ऑफ मास होता है मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मास इनटू पोजीशन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, मतलब m इंटू आर। m इंटू आर क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास। तो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन स्पेस सो दैट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम अबाउट द रेफरेंस, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट दोस्तों मैंने बताया क्या होता है, वो ओरिजिन होता है हमारा। तो अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट when whole of the system is supposed to be concentrated at it। मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है स्पेस में जहां पे मान के चलिए 2 पॉइंट है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट का एक ऐसा मिडल का कोई पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर इस दोनों का मैं भार अगर डाल दूं। ठीक है दोस्तों, दोनों का अगर मैंने इसके ऊपर वेट डाला तो वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर वे से कंसंट्रेटेड होना चाहिए वहां, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बॉडी।
मतलब क्या कि उस जगह पे वो बॉडी इधर एक साइड को तो भी एक साइड उसका स्ट्रांग हो, दूसरी साइड वीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन आपने क्या देखा दोस्तों? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन स्पेस so that moment of mass of system about a reference point, that is origin, when whole of the system is supposed to be concentrated at it, that is center of mass, is equal to, अब वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होगा is equal to वेक्टर सम, क्या होता है? वेक्टर सम of moments of masses of individual particle around the reference point। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट्स द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ क्या होगा? मोमेंट्स ऑफ मासेस। क्या? तो ये जो भी मासेस, जो डिफरेंट पार्टिकल है आपके पास, तो उसका क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो उसका मोमेंटा ऑफ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल अराउंड द रेफरेंस पॉइंट। मतलब हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ मास निकालोगे, मतलब क्या कि मास इंटू पोजिशन वेक्टर m1 इंटू r1, m2 इंटू r2 ऐसे निकालोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने n बॉडी का अगर लिया तो क्या होगा? m1 इंटू r1, m1 इंटू m2 इंटू r2, m3 इंटू r3 डॉट 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 mn इंटू rn, अगर n पार्टिकल के लिए है तो ये क्या होगा? इसका वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? RCM से सेंटर ऑफ मास को डिनोट किया है। तो RCM क्या है? तो इट्स क्या है? वेक्टर सम। ठीक है, तो वेक्टर सम में मतलब क्या कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जितने भी पार्टिकल है, मुझे क्या करना है? जितने भी पार्टिकल है सबको किसी एक पॉइंट पे उसका कंसंट्रेशन मुझे फाइंड करना है। एक ऐसा पॉइंट जिसपे उसका पूरा भार उस पे अड़ सके, हो उसका पूरा भार क्या करे? ये रिजॉल्व करे, उसका पूरा भार कंसंट्रेटेड हो वहां पे। जैसे आपको मैं बता दूं कि आप कोई डंडा अगर लेते हो, लेट से कोई आपके पास कोई स्टिक है, उस स्टिक के दोनों साइड पे अगर आपने कुछ तो वेट बांध दिया और उसको अगर आप अपने कंधे पे रखते हो, तो कंधे पे ऐसे रखो कि वो दोनों साइड बैलेंस्ड रहे, किसी एक साइड को झुकना नहीं चाहिए। तो जिस पॉइंट पे पूरा बैलेंस होगा वो पॉइंट क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट से कि n पार्टिकल का मैंने अगर सेंटर ऑफ मास निकालना चाहा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn सबका एडिशन किया इंटू क्या? तो RCM क्या है यहाँ पे? तो इट्स RCM क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सारे मासेस का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड हो। तो RCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 mn r अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn प्लस mn। तो ये क्या होता है? RCM क्या हो जाता है दोस्तों? तो इट्स सेंटर ऑफ, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो होगा पोजीशन समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ मोमेंटा ऑफ ऑल मासेस, मतलब क्या? m1 r1, m2 r2, m3 r3 डॉट डॉट इस सबका एडिशन अपॉन टोटल मास, अपॉन एडिशन ऑफ टोटल मास। तो ये हो जाता है आपका दोस्तों क्या? तो RCM हो जाता है। अगर आपके पास 10 पार्टिकल है तो 10 तक निकालो। अगर मेरे पास n पार्टिकल है तो मैं क्या करूंगा? समेशन में क्या करूंगा? ये देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे आ रहा है, m1 r1 m2 r2 ऐसे हो रहा है। तो मैं इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n mi वेक्टर। तो इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है? समेशन मिल रहा है अपॉन टोटल मास। तो अगर मैं टोटल मास को m से डिनोट करता हूँ, लेट से कि ये जो टोटल जो इतना लिखा हुआ है ये होगा इक्वल टू कैपिटल M, ये हो जाएगा आपका कैपिटल M। देन मैंने यहाँ पे क्या किया? इसको M लिख देते हैं यहाँ पे। तो टोटल अपॉन टोटल मास अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? RCM। बट अगर आपका जो बॉडी है, आपका जो रिजिड बॉडी होगा, वो अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगा, मतलब उसका उसमें मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन हम लोग क्या करते हैं? तो उसका अगर XCM, YCM, अगर ZCM निकालना हो, मतलब क्या? X डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालना हो, Y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालना हो, Z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन m। अगर मैं XCM निकालूं तो 1 अपॉन m इंटीग्रल ऑफ x dm। dm क्या होता है? तो x डायरेक्शन में जो आपका मास है उसका मास का डिफरेंशियल पार्ट अगर लिया dm तो वो आपका dm होता है। अभी दोस्तों मैं अगले स्लाइड्स में इसके बारे में क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। और x क्या होगा दोस्तों? तो x होगा पोजीशन वेक्टर, मतलब वो x डायरेक्शन में कितना टोटल है, टोटल लेंथ कितना है। उसी तरह से YCM में क्या हो जाएगा? y इंटू 1 अपॉन m इंटीग्रल y इंटू डी एम। ZCM क्या होगा? 1 अपॉन m z इंटू डी एम। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों आप?
आप एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, दो तीनों में आप फाइंड कर सकते हो सेंटर ऑफ। ओके दोस्तों, तो फिर मैं अभी जो आपको बताया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास का अगर मेरे पास कोई अगर बॉडी है, लेट्स से कि कोई ये एक मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, आपको रिंग तो पता होगा, अंगूठी जो होता है अपना, तो उसका मेरे पास आधा सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, पहले समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है, तो मैंने तो आपको समझा दिया है। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं 2D में देख रहा हूँ, ये बॉडी मेरे लिए क्या है 2D में है, किसमें, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो मैं एक्स वाई में इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करूंगा। तो एक्स में क्या होता है, वाई में क्या होता है, वो मुझे देखना है। तो पहले मैंने क्या किया दोस्तों, एक बीच में ये जो रिंग है, ये देखो, ये मैंने क्या किया, एक रिंग लिया है, ये एक रिंग है आपका, और इस रिंग को मैंने क्या किया है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कट किया है, डिफरेंशियल पार्ट, ये देखो, ये आपका छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट आ जाता है दोस्तों। इतना पार्ट मैंने क्या किया, उसमें से कट किया, और उस पार्ट को मैंने क्या किया, अगर मान के चलो उसका मास डीएम है, कितना दोस्तों, डीएम। ये देखो, अगर टोटल मास इसका एम है, ये टोटल रिंग है, इसका मास क्या होगा, एम होगा। लेकिन जो छोटा सा जो पोर्शन मैंने जो यहाँ पे कट किया है, देख सकते हो आप, ये डी थीटा के सामने जो कट किया है, उसका मास कितना है, डीएम है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा, तो मैं आपको अजम्पशन बताता हूँ क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये जो रिंग है, उस रिंग का मुझे एक डिफरेंशियल पार्ट कट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल पार्ट क्या होता है, तो जो बड़ा सा रिंग है उसके कंपैरिजन में एक छोटा सा पोर्शन मुझे कट करना है। छोटा सा पोर्शन मतलब रिंग, ये देखो, ये क्या है, ये बीच का पोर्शन हॉलो है, लेकिन ये जो सॉलिड पोर्शन है, ये जो अपना रिजिड बॉडी है, इसका मुझे क्या, मैंने क्या किया, ये जो छोटा सा पोर्शन है डीएल, ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, डीएल। ये टोटल क्या होगा, ये टोटल लेंथ क्या होगा, एल होगा। लेकिन एल के कंपैरिजन में ये छोटा सा पोर्शन क्या है, डीएल हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, ये मैंने क्या किया, पहले तो एल ले लिया, डीएल ले लिया, लेकिन ये डीएल मैंने कहाँ लिया, तो ये लिया मैंने कुछ थीटा एंगल पे। ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने थीटा लिया, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, डी थीटा नाम का कुछ डी थीटा का एक एंगल लिया। उस डी थीटा के एंगल का जो आर्क लेंथ है, उसको मैंने क्या बोल दिया, डीएल। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो आपका सर्कुलर मोशन का जो लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेडियस है, आपका आर्क लेंथ है और आपका थीटा है, तो इसका मैंने रिलेशन बताया था। एल इक्वल्स टू क्या होता है, एल इक्वल्स टू होता है आर थीटा। एल इक्वल्स टू, ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया एल डी एल इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। आर को मैंने डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर तो रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट होता है, रेडियस तो बड़ा ही होगा, पूरा सेम होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, आर को रेडियस लिया है। तो डीएल इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। डीएल है आपका आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा होता है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमने डी थीटा और डीएल का रिलेशन फाइंड किया। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, ये जो छोटा सा जो पोर्शन है, इसका मास मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, डीएम। तो टोटल मास कितना है, एम, और छोटा सा पोर्शन का मास कितना है, तो डीएम। तो आप बताओ, अगर मैं छोटे से पोर्शन का मास अगर एम ले रहा हूं, कि कितना ले रहा हूं, डीएम ले रहा हूं, तो डीएम इक्वल्स टू क्या होगा, तो वो होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अभी ऐसा क्यों लैम्डा इंटू आर डी थीटा क्यों किया भाई मैंने, तो वो इसलिए किया कि लैम्डा हमारा क्या है, कोई तो भी एक कोई जस्ट एक कोएफिशिएंट लिया हमने, और आर इंटू डी थीटा हमने क्या लिया है, तो डीएल लिया है। तो डीएल इंटू लैम्डा इक्वल्स टू मेरा डीएम आया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एंड वाई दोनों फाइंड करना है। अभी देखो दोस्तों, अभी मैंने इसका जो आर जो है, ये जो मेरा आर है, यहाँ पे आर तो आपको दिख रहा है कि मैंने, ओके देखो, यहाँ पे एक्स मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्या बताया था, जब सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे तो एक्स के अलोंग फाइंड करोगे, वाई के अलोंग फाइंड करोगे। एक्स के अलोंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम। अभी एक्स मुझे फाइंड करना है, डीएम तो मेरे पास है यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक्स क्या होगा, एक्स के लिए एक्स क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये इतना जो लेंथ है, ये मेरा एक्स होगा। ये देखो, ये जो मेरा इतना जो मैं इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर है, रेडियस है मेरे पास यहाँ पे, तो रेडियस वो भी कितने डिग्री पे है, तो थीटा एंगल पे है वो। थीटा भले रेडियन में, तो थीटा रेडियन पे है मेरे पास वो। तो थीटा पे अगर मेरे पास आर है, तो आर कॉस थीटा में करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। मतलब ये देखो, ये अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में है कहीं तो भी। ठीक है, वो कहाँ पे, उसके सेंटर में नहीं है, लेकिन उसके मिडल में कहीं तो भी। और वो कितनी डिग्री पे है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है। तो मुझे अगर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो मुझे क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था
कि अगर आप किसी चीज का कंपोनेंट में करते हो तो नियरेस्ट कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, और दूर वाला क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके लिए मुझे क्या मिला यहाँ पे, नियरेस्ट कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और dm क्या हो गया, लैम्डा आर डी थीटा। ओके दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे r कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, तो थीटा। तो मैं क्या करता हूं, अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो से, अभी ये जो एंगल है ये जीरो से स्टार्ट होगा और क्या होगा, पाई तक खत्म होगा। तो मेरा लिमिट कहां से कहां तक जाएगा डी थीटा का, तो वो जाएगा जीरो से लेकर पाई तक। क्यों, क्योंकि हमारा एंगल प्रैक्टिकली देखा यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पाई पे एंड हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका लिमिट जीरो से लेकर पाई तक दिया। अभी देखो दोस्तों, जीरो से पाई तक देने के बाद यहाँ पे आर लैम्डा आर ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू लैम्डा अपॉन एम, ये हो गया आपका आर स्क्वायर इंटू लैम्डा अपॉन एम। ठीक है, तो अगर ये आपका आ जाता है बाहर, ये कांस्टेंट आता है, तो बचता है यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। और आपको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो और साइन में साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई भी जीरो होता है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न नहीं है तो बेटर होगा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो आप लर्न कर लो, क्योंकि वो आपको हर फिजिक्स में हर जगह पे काम में आने वाला है। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है और साइन पाई भी जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर जीरो हो रहा है तो बेटर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल आंसर जीरो आ रहा है, मतलब x डायरेक्शन में, x एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना है दोस्तों, तो x डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास जीरो है। अभी दोस्तों आपको x डायरेक्शन में समझ में आ गया, तो अभी हम लोग जाते हैं y में। ठीक है दोस्तों, तो y में देखो क्या होता है, y में भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे x की जगह पे, यहाँ पे जो x था यहाँ पे हो जाता है y। तो y के लिए मुझे y के डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो देखना होगा। y में क्या है, r साइन थीटा, तो r साइन थीटा इंटू dm, क्या, r साइन थीटा इंटू dm, लेकिन dm क्या है, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर dm मेरा लैम्डा आर डी थीटा है, देन मैं क्या करूंगा, उसी तरह से जैसे पिछली बार देखा था आपने, आर स्क्वायर लैम्डा अपॉन एम कॉन्स्टेंट आ गया था, और ये अगर मैं वर्टिकल में भी देखूं तो मुझे क्या करना है, जीरो से लेकर पाई तक उसको इंटीग्रेट करना है। देन मुझे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो मैं माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करता हूँ, लिमिट मेरा जीरो से पाई है, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, तो -1 क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसका मुझे, और यहाँ पे देखो दोस्तों, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, आर से आर भी कैंसिल हो रहा है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 2 आर अपॉन पाई, पाई कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो 2 आर अपॉन पाई मुझे आंसर मिल रहा है। मतलब क्या, कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर x डायरेक्शन में देखा जाए तो 0 होगा, y डायरेक्शन में देखा जाए तो 2r अपॉन पाई होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रूफ बताया हूँ, लेकिन आपको अगर नीट के स्टूडेंट हो या जेई के स्टूडेंट हो तो आपको हर जगह पे इसको अगर डायरेक्टली इस्तेमाल करना है तो आप इसको लर्न कर सकते हो एज अ फॉर्मूला की तरह। इवन हम लोग आपको जो ई नोट्स देंगे या फिर आपको कुछ जो नोट्स आपको मिलेगा, उस नोट्स में आपको जो भी स्टैंडर्ड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास दिया रहेगा उसका, सो दैट आपको इजी होगा, वो लर्न कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अभी अब तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा, दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। ओके दोस्तों, फिर अभी हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, अभी जो सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ऐसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। 2 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, मतलब 2 आइडेंटिकल रॉड है जिसका हर एक का मास m है और लेंथ l है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है कैसे ये दोनों कनेक्टेड है, तो ऐसे कुछ एक डायग्राम है, उसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो देखो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो दोनों एक कंबाइंड सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको मास क्या करना आपको बताना है। दोस्तों अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका ओरिजिन में क्या ले लूंगा, यहाँ पे ये ले लूंगा, ये मेरा क्या है यहाँ पे, वो मेरा ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ ये जो आपका सिस्टम है ये किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो दोस्तों अच्छे से दिख रहा है ये एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है, वाई के अलोंग है क्या, नहीं। अगर वाई के अलोंग ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब क्या कि अगर आप अच्छे से वाई डायरेक्शन में देखो इसको, हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई के अलोंग कहां पे कर रहा है सिचुएट, तो ओ पे करेगा, क्योंकि वो 50% पे करेगा ना। लेकिन
अगर सिंस ये एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है तो एक्स का एक्स सीएम तो कुछ तो भी मिलेगा, लेकिन वाई सीएम क्या होगा, तो इसका वाई सीएम होगा आपका 0। वाई सीएम क्या होगा आपका 0। ओके, अभी एक्स सीएम क्या आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोनों बॉडी का मास m1 है या m है दोनों का मास, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। दोनों का लेंथ l ही है, तो l1 इक्वल टू l2 इक्वल टू l। मुझे क्या फाइंड करना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अलोंग x, क्या करना है, सेंटर ऑफ मास अलोंग x। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं x एक्सिस पे देखूं, मतलब मेरा बॉडी अगर x1 ये मेरा एक बॉडी है, दूसरा बॉडी मेरा ये है, तो m1 इंटू दोनों का मास m ही है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे क्या करना है, पोजीशन वेक्टर देखना है दोनों का। तो मैं दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या करूंगा, उसका सेंटर देखूंगा पहले। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, L1 का, इसका पोजीशन वेक्टर मैं अगर बोल मतलब इसका ये देखूं m1 इंटू x1, ठीक है, m1 इंटू x1। तो ये अगर वर्टिकल जो रॉड है दोस्तों, ये जो आपको वर्टिकल में जो रॉड दिख रहा है, उसका जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो उसके सेंटर में होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ओरिजिन पे होगा। जो हॉरिजॉन्टल रॉड दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो उसका L/2 पे होगा, मतलब उसके हाफ पे होगा ना। जैसे इसका भी हाफ में ही है, लेकिन मैं अभी हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूं, इसलिए ये 0 है और ये L/2 है। अगर मैं वर्टिकल के अलावा बात करूं, मतलब मेरा अगर रेफरेंस पॉइंट अगर ये रहा, ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा L/2 हो जाएगा, या ऐसे कुछ तो भी एक नंबर आएगा मेरा। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने XCM का फॉर्मूला सेम रखा है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, जो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। अभी देखो दोस्तों, ये मेरा x1 बॉडी है, पहला बॉडी मेरा बॉडी फर्स्ट है मेरा ये, और ये सेकेंड बॉडी है मेरा। तो m इंटू 0, m इंटू 0 क्यों किया, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लोकेट कर रहा है। सिंस हम लोग दो बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए मतलब मेरे लिए क्या होगा, दो पार्टिकल होगा, और ये एक जो रिजिड बॉडी है मैं इसको पॉइंट मास मानूंगा, ये दूसरा रिजिड बॉडी है मैं उसको दूसरा पॉइंट मास मानूंगा। तो एक तरह से मैं अगर इसको अगर डील करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं दो पॉइंट मास को डील कर रहा हूं, जिसमें से एक पॉइंट मास का इसका टोटल मास क्या होगा, इसके सेंटर पे सिचुएटेड होगा, इसका पूरा मास क्या होगा, इसके सेंटर पे सिचुएटेड होगा। तो इसलिए मेरा XCM अगर 0 आया, YCM अगर मेरा 0 आया, तो XCM क्या होगा मेरा दोस्तों, तो वो होगा m इंटू 0 प्लस सेकेंड का m इंटू L/2। L/2 क्यों, क्योंकि इसका 50% लेंथ पे उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड है। तो m इंटू 1/2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि जितने भी टोटल मासेस है उसका समेशन करके हम उसे डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो m L/2 अपॉन 2m हो जाता है। तो अगर m कैंसिल करो तो आपका आंसर क्या होगा, L/4। दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने HC वर्मा से लिया है। HC वर्मा के क्वेश्चन तो काफी अच्छे होते हैं, जो आपको सॉल्व करने चाहिए दोस्तों, जेई वाले हो या नीट वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। अभी देखो दोस्तों, मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में बोलता है कि तीन पार्टिकल्स है, लेट्स से कि A, B, C, तीन पार्टिकल है मेरे पास। तीनों पार्टिकल का मास क्या दिया है दोस्तों, तो एक पार्टिकल का मास 1 kg है, दूसरे का मास 2 kg है, तीसरे का मास 3 kg है। मतलब मेरे पास तीन पार्टिकल है, तीनों का मास मिल गया, और तीनों पार्टिकल इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब क्या, तीनों पार्टिकल का जो दोनों, जैसे देखो A और B का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो B और C का भी लेंथ 1 मीटर है। मतलब ये तीनों पार्टिकल मिल करके एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये देखो दोस्तों, ये एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मतलब तीनों पार्टिकल का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो मुझे बताना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको इसके लिए, तो ये कितने, अगर मेरा A मेरा ओरिजिन है, तो A के लिए ये मेरा सेंटर A जो है उसके लिए मेरा XA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। YA भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन पे तो दोनों का लेंथ 0 ही होता है। वही अगर मैं B बोलूँ तो B में के लिए मेरे पास क्या हो रहा है, तो अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं x डायरेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी 1 cos 60 ले सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और साइन थीटा क्या होगा उसका, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो आप सबको पता है cos 60 क्या होता है, तो 1/2 होता है, और sin 60 क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने XB और YB निकाल दिया है दोनों। अब मैं XC और YC के बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट Y डायरेक्शन में कहीं पे है क्या, नहीं, मतलब Y के अलोंग ये क्या है, 0 है, और X के अलोंग इसका 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करूँ, तो सिंस ये 3 बॉडी सिस्टम है, तो मुझे XCM YCM दोनों निकालना पड़ेगा। तो XCM YCM निकालते वक्त हमें क्या करना है,
एम ए एक्स ए, एम बी एक्स बी, एम सी एक्स सी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ठीक है दोस्तों। सेकेंड एम ए प्लस वाई ए, एम ए इंटू वाई ए प्लस एम बी इंटू वाई बी प्लस एम सी इंटू वाई सी। इस अकॉर्डिंग मैंने किया। ऊपर डेटा आपके पास अवेलेबल है सब यहाँ पे दोस्तों। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इधर से 7/12 और वाई सी एम मिलेगा आपका √3/4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, भले कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आराम से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपको दूसरे जो कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन का उसके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।